फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का क्लास 9th का। ठीक है, मैंने पहले बोला था चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मैं थोड़ा मिक्स करके पढ़ाऊँगी और लास्ट पार्ट तक हमारे सारा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो पार्ट 1 में मैंने चैप्टर 4 में जो रदरफोर्ड का मॉडल दे रखा है, रदरफोर्ड के मॉडल तक बताया कि उसका ड्रॉबैक क्या है, उसने क्या बताया अपने मॉडल में, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था, है ना। पार्ट 1 में वैसे तो मैंने आपको एटम बताया, व्हाट इज़ एटम, एटम होता क्या है, एटम कैसे डिस्कवर हुआ, और फिर पहले एटम को हमने देखा वो इंडिविजिबल था, फिर हमने बाद में देखा नहीं एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो फिर वो क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे एक एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए थॉमसन ने मॉडल दिया था, कौन सा, प्लम पुडिंग मॉडल कह सकते हो या वाटरमेलन वाला मॉडल कह सकते हो, कि जो वाटरमेलन का रेड रेड पार्ट है वो क्या कहते हैं हमारा पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, और जो उसके अंदर न्यूक्लियस है वो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है। ठीक है, तो मतलब एक जो मेरा एटम है वो मेरा पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें एम्बेडेड है। तो फिर इसका मॉडल इसलिए फेल हो गया, ये नहीं बता पाया कि अगर जो रदरफोर्ड ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे इससे रदरफोर्ड ने कुछ क्वेश्चन पूछे कि क्या कहते हैं, अगर ये आप कह रहे हो कि जो पॉजिटिव क्या कहते हैं पॉजिटिव स्फीयर है और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, अगर वो ऐसे ही रखे हुए हैं तो मतलब रदरफोर्ड के मन में ये बात आई, तो फिर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर ऐसे ही रखे हो तो वो आपस में अट्रैक्ट हो जाने चाहिए, है ना। तो मगर थॉमसन ने क्या कह दिया कि इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसीलिए ये दोनों क्या कहते हैं बैलेंस है। तो फिर रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसमें वो ये जानना चाहते थे कि भाई थॉमसन जो कह रहा है वो सही है कि नहीं। तो उस थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग जो रदरफोर्ड का मॉडल था, अगर उसमें हम क्या कहते हुए उन्होंने जो एक गोल्ड फॉइल ली थी एकदम थिन सी, जिसमें 1000 एटम्स के करीब था वो, ठीक, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स छोड़े। तो जब वो अल्फ़ा पार्टिकल की जब बॉम्बार्डमेंट हुई तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए हैं, और कुछ ही अल्फ़ा पार्टिकल्स हल्के से डिफ्लेक्ट हुए हैं, और उनमें से सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स में कम से कम एक ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल था जो पूरे 180 डिग्री पे क्या कहते हैं बैक हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स चले गए हैं स्ट्रेट में, तो इसका मतलब जो एटम में ज़्यादातर स्पेस है, मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। ठीक है, तभी तो किसी से टकराए नहीं, सीधा गए। और थोड़ा सा कहीं ऐसा पार्ट है एटम के अंदर, कोई एक ऐसा कुछ पार्ट है, डेंस पार्ट है, जिसमें क्या कहते हैं जिस कारण उससे थोड़े से हल्के से डिफ्लेक्ट हुए अल्फ़ा पार्टिकल्स। और एक तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या कहते हैं हमारा प्रोटॉन से हैवियर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा था लार्ज रिफ्लेक्शन नहीं होगा, चलो वहाँ तक जो हल्के से गए, चलो हमने वो देखा। एक तो मगर ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल्स है जो पूरे 180 डिग्री से वापस आ गया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। तो क्या कहते हैं रदरफोर्ड ने कहा कि पहली बात तो जो हमारा एटम है, ठीक है, ये पूरा खाली है, मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, और इसमें बस बीच में जो है, बीच में ही उसमें क्या कहते हैं जो बीच में ही उसका प्रोटॉन मिलता है, पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे, बीच में ही पॉजिटिव चार्ज है, और उसी पॉजिटिव चार्ज में पूरा का पूरा एक एटम का वहीं पे उसका मास भी है। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं इतना तो समझ आ गया। और उन्होंने जो ये पॉजिटिव जो बीच में था, देखो ये जो बीच में ये पार्ट है, तो इसी को नाम दिया था उन्होंने न्यूक्लियस। ये जो ये बीच में पार्ट है ना, इसी को नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। ठीक है, और उन्होंने क्या इसी न्यूक्लियस में पूरा एटम का मास और इसका जो जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सब यही है, बाकी एटम हमारा खाली है। और जो इलेक्ट्रॉन थे, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, जो इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या हैं, वो इस न्यूक्लियस के रिवॉल्विंग घूम रहे हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड। ये जैसे ये
है ना न्यूक्लियस, तो इसके अराउंड ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके अराउंड सर्कल में, ठीक है। ये उन्होंने कहा। तो जब ये उन्होंने कहा तो इनका मॉडल क्यों फेल हुआ? इनका मॉडल इसलिए फेल हुआ, इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कहते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, वो उसके आसपास चक्कर लगा रहा है, ठीक है। आप देखो कोई भी चीज़ अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में एसिलेशन करती रहती है, मतलब घूमती रहती हैं, तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करती हैं, ठीक है। और जब वो एनर्जी रेडिएट करेगी तो जब वो घूमने के दौरान वो अपनी एनर्जी लूज़ करती जाएगी, और जब वो लूज़ करती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगी। मानो ऐसे देखो, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो धीरे 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 जब ये रिवॉल्व करेंगे तो अपनी एनर्जी खोते जाएंगे, धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा ये न्यूक्लियस में ही फॉल कर जाएंगे, ठीक। फिर अब जब ये फॉल कर जाएंगे तब तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, है ना। तो मगर हमारे अकॉर्डिंग जो एटम है वो एकदम क्वाइट स्टेबल है, ठीक है। तो अनस्टेबल तो है नहीं, तो फिर इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल हो गया, ठीक है। अब आया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। हमारे जो नील्स बोहर नाम के साइंटिस्ट थे वो आए। अच्छा एक बात पता, जो भी हमारे पिछले साइंटिस्ट होते हैं उन्हीं जो वो काम करते हैं उन्हीं के ऊपर आगे बस करके ना, जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट होते हैं नए उन्हीं के ही काम को और सुधारते हैं, ठीक है। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया, नील्स बोहर आए। अब वो देखते हैं उन्होंने क्या किया। इन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया, देखते हैं क्या दिया। In order to overcome the objections raised against Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. ठीक, अब जो क्या कहते और ऑब्जेक्शन रेज्ड हुए थे रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर, तो जो नील्स बोहर थे उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट दिए, अपने मॉडल जो उन्होंने मॉडल बनाया तो उन पे पोस्टुलेट दिए। उन्होंने क्या कहा, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। देखो इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्टेन ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, एक एटम के अंदर सर्टेन ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं और सर्टेन एक अपने रास्ते में ही क्या कहते हैं रिवॉल्व करते हैं। ये नहीं कि कहीं भाई इधर है, जब मर्जी का मैं इधर चले जाऊँ, ठीक है। मान लो जैसे ये मेरा अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इनके एक सर्टेन ऑर्बिट होंगे, इनके रास्ते होंगे ऐसे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे घूमेगा, अगर यहाँ घूम रहा है वो यहाँ पे ही घूमेगा। ये नहीं है ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ से अपना एक चक्कर स्टार्ट कर देगा, ठीक, ऐसा नहीं, वो एक सर्टेन ऑर्बिट में ही घूमेंगे। और सेकंड पोस्टुलेट क्या दिया उनका, जब वो घूमेंगे अपने ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, ठीक, वह एनर्जी अपना रेडिएट नहीं करेंगे। तो देखो ये हम ना इस पे सीधे आ गए हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। जब आप क्लास 11th में जाओगे ना तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से पहले आप बहुत कुछ आते हैं, बहुत अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, वो अपने देते हैं क्या कहते हैं थ्योरी पोस्टुलेट वगैरह सब देते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग बोहर्स ने ये अपने 2 पोस्टुलेट दिए थे, ये दिए थे, ठीक। देखो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया तो वो सही, मगर उसने एक क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पाया कि जब वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, कोई भी जब और क्या कहते ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है तो धीरे 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 अपनी वो एनर्जी रेडिएट करता है, और जब वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा तो फिर कैसे क्या कहते वो एक ना एक दिन तो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, तो फिर वो तो एकदम
हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, मगर हमारा एटम तो क्वाइट स्टेबल होता है। तो इसी कारण उनका क्या कहते हैं जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो फेल हो गया। ठीक, तो मगर बोहल्स मॉडल ने क्या कहा, बोहल्स मॉडल ने उन्हीं जो क्वेश्चन उठाए थे, उन पे ऑब्जेक्शन उठाए थे, उन्हीं का आंसर दे दिया। और ये आंसर इन्होंने भी सीधा नहीं दिया था कि अपने मर्जी से इन्होंने बोल दिया। इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज भी आए, वो सब हम क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, बट आप यही जान लो जो बोहर आया, तो बोहर ने क्या कह दिया कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट, एक सर्टेन ऑर्बिट में क्या कहते हैं रिवॉल्व करते हैं एटम के अंदर। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है, जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक, और जब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे फॉल होंगे, है ना। तो फिर तो न्यूक्लियस में फॉल ही नहीं होनी, क्योंकि उनकी एनर्जी लूज ही नहीं हो रही, वो स्टेबल हो गया। ठीक, देखो नील्स बोहर 1885 से 1962 वॉज बॉर्न इन Copenhagen on 7 October 1885. He was appointed professor of physics at Copenhagen University in 1916. He got the Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922. Among Professor Bohr's numerous writings, 3 appearing as books are The Theory of Spectra and Atomic Constitution, Atomic Theory and Description of Nature. इन्होंने ये बुक्स भी लिखी थी। ठीक, ये आप याद कर सकते हैं, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखो फिर उन्होंने क्या कहा कि जो ये ऑर्बिट या सेल है, ये जो ऑर्बिट है या ये जो ये सेल है, ये इसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और ये एनर्जी लेवल्स कैसे एटम में होते हैं, ये देखो ये आपको इस फिगर में दे रखा है ना। ये मेरा न्यूक्लियस है, तो ये मेरे एनर्जी लेवल। ठीक, ये सारे एनर्जी लेवल है ना। ठीक, तो जो ये ऑर्बिट या सेल है, इनको रिप्रेजेंट किया किससे जाता है, KLMN। ठीक, KLMN मतलब न्यूक्लियस से जो पहला सर्कल होगा वो K है, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, ये K है। ठीक, फिर ये L है, जो ये वाला सर्कल है ये L है, ये M है और ये N है। ठीक है, ये अब देखो आपको लेबलिंग भी करके दे रखी है। ठीक, ऑल द नंबर्स, और इनको जो कौन कौन से नंबर है 1 2 3 4। ठीक, न्यूक्लियस को छोड़ के ये मेरा 1 हुआ, ये मेरा देखो न्यूक्लियस को छोड़ के मेरा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक, इतना तक तो हमारा बोहर मॉडल ख़त्म हुआ। तो अभी तक समझ आ गया बोहर मॉडल में किसी को कोई दिक्कत। बस उन्होंने क्या कहा, जो देखो रदरफोर्ड जिसका आंसर नहीं दे पाए उसी का आंसर बोहर मॉडल ने दे दिया। उन्होंने क्या दिया कि जो ये एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सिर्फ एक एटम के अंदर ना एक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही क्या कहते हैं घूमते हैं, ऐसे कहीं इधर उधर नहीं घूमते हैं। ठीक, और जब ये घूमते हैं तो ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, और जब ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन में फॉल ही नहीं करेगा, न्यूक्लियस में फॉल ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन हमारा, है ना। और जब नहीं करेगा तो ये स्टेबल हो गया। ठीक है, आप देखो अब आई कहानी न्यूट्रॉन्स की। देखो पता है क्या था कि जो ये जे चार्डविक थे, उन्होंने क्या जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो जो ये एटम्स थे हमारे, जो ये एटम्स थे, तो इन्होंने देखा देखो पहले रदरफोर्ड ने क्या कह दिया कि एटम का जितना मास है वो इसके न्यूक्लियस में ही है, ये कहा उन्होंने। ठीक, तो उन्होंने एक पहला एटम लिया हाइड्रोजन का। ठीक, उन्होंने हाइड्रोजन का एटम लिया, तो ये तो देखा उन्होंने, देखो अभी तक सिर्फ 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुए थे, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक हुआ था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन।
ठीक। जब उन्होंने हाइड्रोजन का एटम लिया तो उन्होंने देखा हाँ भाई जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है ना, मतलब जो जो ये प्रोटॉन का मास है उसी के अकॉर्डिंग पूरे एटम का मास है, ठीक। बट जब उन्होंने दूसरा कोई एटम लिया, मान लो उन्होंने एक हीलियम का एटम लिया, ठीक, तो उसमें देखा उन्होंने कि प्रोटॉन का मास जो था, मान लो प्रोटॉन का मास मेरा था 2 और मगर प्रोटॉन का मास मेरा 2 था, मगर जो ये मेरा पूरा एटम का मास आ रहा है वो तो मेरा 4 आ रहा है, ठीक। तो अब उन्होंने सोचा भाई इन सब ने तो बोला हमारे साइंटिस्ट ने कि जो एटम का जो पूरा मास है वो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर है, और हमारे तो 2 ही सब एटॉमिक पार्टिकल, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, ठीक। तो जब सारा का सारा मास उसी सेंटर में है, न्यूक्लियस में है, तो यहाँ पे तो प्रोटॉन का तो सिर्फ क्या कहते हैं मास 2 ही है और इलेक्ट्रॉन का 4 है, और सॉरी एटम का, पूरे एटम का 4 मास है। तो आखिर ये 2 है वो और कहाँ से आया, ठीक है। तो वो कहाँ से आया, तो तभी पता चला कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स, ठीक, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स। तो आप देखो ये न्यूट्रॉन्स में क्या होंगे, अगर ये इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये तो रिपेल कर जाएंगे क्योंकि प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बताया गया कि जो न्यूट्रॉन्स पे नील चार्ज होता है, इस पे न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। और जो हमारा ये एटम का पूरा मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो कैसे निकाला जाता है, खाली प्रोटॉन से नहीं निकाला जाता, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके हमारे एटॉमिक मास निकलते हैं, ठीक। अब देखो इन 1932 में जे चार्डविक ने डिस्कवर किया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैड नो चार्ज। देखो मैंने बोला कि न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होते, एंड द मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, और उसका जो मास है वो नियरली इक्वल होता है प्रोटॉन के। देखो ज़रूरी ये एकदम मैंने ये नहीं कहा कि प्रोटॉन के ही इक्वल होता है, प्रोटॉन के ही आसपास इक्वल हो सकता है, कोई एटम में प्रोटॉन के ही इक्वल होगा, कोई एटम में नहीं होगा, ठीक। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रोटॉन के ही इक्वल होगा, ज़रूरी ये है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, ठीक। ये होता है, अगर मेरे कोई भी एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उस एटम में मेरे प्रोटॉन भी 3 ही होंगे, ठीक। तो इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, तो उसको क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखो ये हाइड्रोजन है, इसको छोड़ के जो न्यूट्रॉन्स है वो सभी में पाया जाता है। देखो मैंने पहले कहा था ना कि हाइड्रोजन का जब उन्होंने एटम लिया था, जब उन्होंने हाइड्रोजन का एटम लिया था तो उनको सब कुछ सही लग रहा था, जो रदरफोर्ड वगैरह ने कहा था कि इसका पूरा का पूरा मास इसमें है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है तो प्रोटॉन भी एक है, और इसका हाइड्रोजन का जो मास है वो भी एक ही होता है। तो अब देखो जो प्रोटॉन एक है तो हमें न्यूट्रॉन की तो जरूरत ही नहीं है ना, तो न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए इसका जो मास है वो 1 नहीं होता, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन होता नहीं है, सिर्फ इसमें प्रोटॉन ही होता है, ठीक। The mass of an atom is therefore given by the sum of the masses of protons and neutrons present in the nucleus। इसीलिए जो एटम का मास होता है वो क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके मासेस को ऐड करके आता है। जहाँ तक क्लियर सब कुछ, ठीक है। देखो अब हम ये देखते हैं आखिर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। बोहल्स ने ये तो कह दिया कि क्या कहते हैं वो एक सर्टेन ऑर्बिट में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, मगर मतलब उन्होंने 4 ऑर्बिट्स भी दिए यहाँ पे, तो एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो
The following rules are followed for writing the number of electrons in different energy level or cells. The maximum number of electrons present in a cell is given by the formula 2n square. देखो ये 2n स्क्वायर क्या है कि ये कह रहा है कि जो हमें कैसे पता लगेगा कि एक सेल में जो ये फर्स्ट सेल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक। और उसके बाद जो ये सेकंड सेल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक। फिर ये हमारा जो थर्ड सेल है, ये जो हमारा थर्ड सेल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जो ये फोर्थ सेल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक। तो देखो फर्स्ट अगर मेरे को किसी का भी निकालना है, ये मैं कौन से फॉर्मूले से निकालूंगी, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है 2n स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है आपको 2n स्क्वायर का, ठीक, 2n स्क्वायर, ठीक। मान लो मेरा ये न्यूक्लियस है और इसके ये फर्स्ट मेरा ऑर्बिट या सेल है, तो इसमें मेरे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखो ये जो ये n है ना, ये n हमारा और कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा था ना एनर्जी लेवल्स में जो नंबर्स थे कि ये हमारा फर्स्ट सेल है, जिसके बाद जो दूसरा है ये सेकंड सेल है, ये तीसरा थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, तो ये बस वही है, ठीक। देखो तो मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है और ये मेरा फर्स्ट सेल है, ठीक है। तो अब मैं देखूंगी मेरे फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, तो मेरा फर्स्ट सेल है ना, तो मैं 2n की वैल्यू क्या है, जितने आपके जो सेल्स के जो नंबर है वही है, ठीक है। तो फर्स्ट सेल है तो 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आया 2, तो मतलब मेरे फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं फर्स्ट सेल में, रिवॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं हमारा फॉर्मूला वही है 2n स्क्वायर का। तो अगर मेरे को सेकंड सेल में निकालना हो, अब मेरे को ये तो पता चल गया कि मेरे ये अगर न्यूक्लियस है, मान लो अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें मेरे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक। तो अब मेरा जो ये सेकंड ऑर्बिट है, अब मेरे को इसमें पता लगाना है मेरे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो मैं कुछ नहीं करूँगी, इसका सेकंड नंबर है तो मैं यहाँ पे ऐसे निकाल लूँगी, इसे 2 का स्क्वायर कर लूँगी, तो 2 का स्क्वायर क्या लूँगी तो कितना आ जाएगा मेरा 4, तो 4 2 जा 8, तो मतलब मेरा सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं, ठीक। अब इसी तरह अगर मेरे को अब थर्ड सेल का निकालना हो, ठीक, तो थर्ड सेल के निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, देखो ये तो मेरे को पता चल गया फर्स्ट में 2 रहते हैं, सेकंड सेल में मेरे 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, थर्ड सेल में मेरे को निकालना। अब तो देखो थर्ड सेल में निकालना है तो मैं वही करूँगी, वैल्यू पुट कर दूँगी इसमें 3 का स्क्वायर, ठीक, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 2 जा 18, तो मतलब मेरे कितने रह सकते हैं थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक। अब मान लो मेरा देखो फर्स्ट सेल में कितने रहेंगे 2, सेकंड सेल में कितने रहेंगे 8, थर्ड सेल में कितने रहेंगे 18। अब मेरे को निकालना है फोर्थ सेल का कि फोर्थ सेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक। मैं कुछ नहीं करूँगी, यहाँ पे मान लो जो ये मेरा फोर्थ सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगी 2 4 का स्क्वायर, तो 2 4 4 जा कितना होता है 16, 16 2 जा 32, तो मतलब जो मेरा फोर्थ सेल है उसमें मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक। ये देखो
यहाँ पे वही कहा है कि फॉर्मूला 2n² से हम निकाल सकते हैं, जहाँ पे जो n है वो हमारा ऑर्बिट नंबर है, ये एनर्जी लेवल इंडेक्स है 1 2 3 4 जो हमें बताया था। हैंस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट सेल में, वो देखो यहाँ पे बता रखा है के सेल में कितना रहेगा। जो हमारा फर्स्ट सेल था जिसका नाम था के सेल, उसमें कितना रहेगा 2 × 1 का स्क्वायर 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितना रहेगा 8, थर्ड ऑर्बिट में कितने रहेंगे 18 और फोर्थ ऑर्बिट में 32। अगर ऐसे और भी कोई ऑर्बिट होगा तो हम उससे निकाल लेंगे। ठीक, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं डेट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ 8। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिट में, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होएगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें 8 ही रहना चाहिए। ठीक, कितने रहना चाहिए 8। मतलब जो मेरा आउटर मोस्ट, अगर मेरा ये आउटर मोस्ट एक ऑर्बिट है ना, तो इसमें मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत है। अगर मेरा ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाएगा इस ऑर्बिट में, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत है। वो 8 ही क्या कहते हैं, अगर उसको 8 मिल गया तो इसका मतलब जो मेरा इलेक्ट्रॉन है या क्या कहते हैं ये एटम है वो पूरा स्टेबल हो जाएगा। वो किसी से अब उसको मतलब एकदम एकदम मान लो जब कहते हैं ना अमीर हो गए भाई, अब मेरे को किसी को कुछ नहीं चाहिए, एकदम मैं संतुष्ट हो गया हूँ। ठीक, ऐसा हो जाता है एटम। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड, दैट इज़ द सेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो देखो यही कह रखा है कि ये तो है नहीं कि अब कोई भी एटम सीधा बच जाएगा कहेगा तू ले मेरे आउटर मोस्ट सेल में मैंने सारे अपने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा कि पहले वो अपने अंदर के सेल्स भरेगा, तभी जब तक ऊपर के वो सेल्स स्टेप वाइज नहीं भरेगा तब तक ऐसे सीधा नहीं कर सकती मैंने सबसे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अंदर के जो सेल्स है वो खाली पड़े हैं, ऐसे नहीं हो सकता। स्टेप वाइज सेल्स में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इन सोन, यहाँ पे देखो तुम्हें क्या कहते हैं फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे ना हमारे ये आपके 18 एलिमेंट्स दे रखे हैं आपकी बुक में, ये चार्ट हैं। देखो जो हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो रखे हैं अभी के टाइम में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो रखे हैं, मगर हमें अभी कितने एलिमेंट्स का करना है 18 एलिमेंट्स ही करने हैं। ठीक है, ये एटॉमिक वाइज है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, तो ये जैसे ये नीचे लिखे हुए हैं ना सीरीज वाइज में, इसको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, इन एलिमेंट को ऐसे ही याद करना है क्योंकि इनका जो हाइड्रोजन है, जैसे हमारी क्लास में हमारे रोल नंबर्स होते हैं ना, तो वैसे ही इनके रोल नंबर्स हैं। जैसे मेरा रोल नंबर मान लो 20 है, तो मेरा रोल नंबर मैं कहीं भी जाऊंगी पूछेंगे मुझसे कि आपको बताओ रोल नंबर, मेरे पूरे स्कूल में आपका रोल नंबर कितना है, मैं कहूँगी 20। ये तो कह नहीं सकती मेरा 24 की जगह पे मैं जाके बैठ जाऊँगी, है ना। तो इसीलिए इनको सीरीज़ वाइज करना है कि हाइड्रोजन का रोल नंबर कितना है 1, तो ये 1 पे रहेगा। हीलियम का 2 सेकंड बेंच पे बैठेगा, लिथियम 3 तो थर्ड बेंच पे, बेरिलियम 4 बेंच पे, बोरॉन 5 है 5 बेंच पे। ऐसे ही हमें याद करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें, और देखो इस चार्ट में मैं आपको बताती हूँ, ये नेम ऑफ एलिमेंट है और जो ये सिंबल्स दे रखे हैं इन्हें तो एकदम पी जाओ, रट्टा मार के पी जाओ। ठीक, हाइड्रोजन का सिंबल कैसे है देखो। अब हम बार बार तो हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, आप पूरा तो लिखेंगे नहीं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ऐसे तो लिख नहीं सकते। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, ऐसे तो हम लिख नहीं सकते, है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इतना लंबा लंबा हम लिख नहीं सकते। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने ये छोटे छोटे से सिंबल बना लिए। ठीक है, साइंटिस्ट लोग कामचोर होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इतना लिखना पड़ेगा, छोटे छोटे सिंबल ही बना लेते हम लिखने के लिए, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे छोटे छोटे सिंबल बना लिए। तो एक बात याद रखना, ये सिंबल में कभी भी जब सिंबल लिखोगे, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है सिंबल का वो हमेशा कैपिटल होता है और जो उसके आगे जो सेकंड लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। देखो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, देखो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये एच मेरा कैपिटल है, और सेकंड लेटर
ये देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकंड लेटर स्मॉल है, ठीक। यहाँ पे भी देखो लिथियम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी अगर तुम्हें ये सिंबल दिख जाए ना तो तुम्हें ये पता होना चाहिए He किसका सिंबल है, हीलियम का, Li किसका सिंबल है, लिथियम का, Ne किसका सिंबल है, नियॉन का, Na किसका सिंबल है, सोडियम का, ठीक है। तो ये तुम्हें याद होने चाहिए। उसके बाद आता है ये एटॉमिक नंबर, वही जो मैंने आपको बताया रोल नंबर, ठीक है। तो इनका एटॉमिक नंबर याद करना है। अगर आप इनको सीरीज़ वाइज याद करोगे तो आपको एटॉमिक नंबर तो याद ही रहेगा। अब देखो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है कोई भी एक एलिमेंट का, ठीक। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों आपस में सेम होते हैं। न्यूट्रॉन सेम नहीं होते हैं, इसमें गलती नहीं कर देना। न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होते, क्यों इसलिए सेम नहीं होते, मैंने आपको क्या बताया था। न्यूट्रॉन्स देखो एक एटम, एक एलिमेंट में कितने होंगे, जितने मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा ये एक पूरा एटम है तो इसके अंदर जो ये मेरा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में मेरा एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से ही, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस से ही हमारा ये एटॉमिक मासेस आया, ठीक है। तो हमें प्रोटॉन तो हमें पता है कितने प्रोटॉन होंगे, जितने एटॉमिक नंबर होगा जो उनसे भी एलिमेंट का, ठीक है, उतना ही उसका प्रोटॉन का मास नंबर भी होगा, ठीक। और न्यूट्रॉन का कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन का ऐसे निकालेंगे क्योंकि देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारा आता है एटॉमिक मास, ठीक। ये मैं AM लिख देती हूँ अभी शॉर्ट में, एटॉमिक मास, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर मेरा एटॉमिक मास आता है तो मैं न्यूट्रॉन को निकाल सकती हूँ कैसे, प्रोटॉन में से अपना एटॉमिक मास माइनस कर दूँ, एटॉमिक मास में से अगर मैं न्यूट्रॉन माइनस कर दूँ, नहीं ऐसे नहीं, देखो सॉरी 2 मिनट, देखो दोबारा समझाती हूँ। ये प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास मेरा आया था एटॉमिक मास, ठीक। इस एटम का पूरा मास, अगर मेरे को न्यूट्रॉन का मास निकालना हो और प्रोटॉन का मास दे रखा हो, क्या हमें पता ही होता है प्रोटॉन का मास कितना होगा, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक। कोई भी एलिमेंट का जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका प्रोटॉन का मास भी होगा, ठीक। एटॉमिक मास हमें अगर दे रखा हो तो न्यूट्रॉन का नंबर, देखो जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उतने ही उनका मास भी होता है। तो न्यूट्रॉन का हम निकाल सकते हैं इजली, न्यूट्रॉन का इजली निकाल सकते हैं कैसे, एटॉमिक मास में से अगर हम प्रोटॉन माइनस कर दें, ठीक है, एटॉमिक मास में से अगर हम प्रोटॉन का मास माइनस कर दें तो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा, जितना न्यूट्रॉन का मास होता है उतनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक। अब क्लियर, तो वही है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, वो सेम नहीं होते, क्योंकि वो क्या कहते हैं एटॉमिक मास पे होता है कि जितना एटॉमिक मास होगा उसमें से हम प्रोटॉन माइनस करेंगे तो उतना ही हमारे पास न्यूट्रॉन आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इसमें आपको एटॉमिक मासेस नहीं दे रखे हैं, ठीक है। इस वाले ग्रुप के चार्ट में आपको एटॉमिक मासेस नहीं दे रखे हैं, और एटॉमिक मासेस आपको अलग से याद करने पड़ते हैं, ठीक है। स्कूल में जाओगे टीचर्स बोलेंगे आपको एटॉमिक मास याद करने को, देखो एटॉमिक मास कुछ नहीं है, आपको अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर आपने देखो न्यूट्रॉन रट लिए तो आपको एटॉमिक मास लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब कहीं किसी का न्यूट्रॉन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गड़बड़ हो गया, बस हो गया, मास गलत होगा। मैं आपको एटॉमिक मास निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ। देखो एटॉमिक मास निकालने के लिए जो मेरी ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो इसमें ऑड नंबर हैं, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, जो ये मेरे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ये जो एटॉमिक नंबर में मेरे जो ये ऑड नंबर मेरे को दिख रहे हैं,
इनके मासेस कितने होंगे, जैसे 1 है, जैसे ये मान लो ये 3 है, ये 3 है, तो मेरे को ये जो एटॉमिक नंबर 3 का जो एलिमेंट है उसका मेरा मास कितना होगा। मैं एक आपको फॉर्मूला बताती हूँ, अगर आपको याद नहीं भी होगा तो ठीक है, ट्रिक है सिंपल सी। तो क्या कर सकते हैं हम उसको 2 × 3 कर देंगे प्लस उसमें 1 कर देंगे, है 2 × 3 कितना होगा 6 + 1 7, ठीक। मतलब जो हमारे ऑड नंबर होंगे, ठीक है, उनके डबल +1 कर देंगे उसमें, तो 7 आ गया। तो मेरा लिथियम का जो मास है वो कितना होता है 7। और देखो अगर मेरे को ऐसे ही निकालना हो, कितने फ्लोरीन का निकालना हो, मैं कैसे निकालूंगी। फ्लोरीन का मास देखो 9 नंबर दे रखा है, 9 का डबल 18, 18 में 1 प्लस कर दूंगी, कितना आ जाएगा 19। तो मेरा फ्लोरीन का मास कितना आ जाएगा 19, ठीक है। और देखो और जो इवन नंबर होंगे, जैसे ये मेरे 2 4 6 8 10, तो ये जो मेरे इवन नंबर होंगे इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है, इनका डबल ही उनका मास नंबर होता है। जैसे ये 2 दे रखा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 है इसका, तो मेरे को इसका मास नंबर कितना होगा, इसका मास नंबर इसका डबल होगा, दैट इज़ 4, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये 4 दे रखा है, एटॉमिक नंबर 4 किसका है, बेरिलियम का है, तो इसका मेरा मास नंबर, बेरिलियम का मास नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो 4 का डबल 8, ये हो जाएगा मेरा इसका मास नंबर, ठीक। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैम आपने तो कहा कि जो मेरा ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये जो आपने कहा कि अगर ये और नंबर होंगे उसमें हम उनका डबल करके 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, और जो हमारे इवन नंबर होंगे सिर्फ उनका उतना डबल कर देंगे। तो यहाँ पे तो मैम कुछ ये जो मैंने ये बताया है इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो वो एक्सेप्शन मेरा हाइड्रोजन पे लागू होगा, ठीक, एक वो एक्सेप्शन मेरा बेरिलियम पे लागू होगा, ठीक, एक एक्सेप्शन मेरा नाइट्रोजन पे भी लागू होगा, और एक एक्सेप्शन मेरा क्लोरीन पे भी लागू होगा, ठीक। और एक आर्गन पे भी है। देखो इन पे जो कुछ ये मेरे दे रखे हैं, अब मेरे को इन पे एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, मैंने क्या बोला, जो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है 1, ठीक है, ये 1 मेरा ऑड नंबर होता है, तो मैं इसका डबल करूँगी प्लस इसमें 1 कर लूँगी, तो डबल किया तो 2, ओके, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 का डबल किया तो 2 + 1 कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, मगर इसका मास नंबर कितना होता है 1 ही होता है, ठीक। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है 1 ही होता है। मैं यहाँ पे ना आपको ना शॉर्ट में लिख देती हूँ जिसके वो होते हैं, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 ही होता है। उसके बाद मैंने आपको कहा बेरिलियम, ठीक। देखो बेरिलियम में क्या है, बेरिलियम में मैंने कहा इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो हम इसका डबल कर देंगे तो 16 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर नहीं करना, डबल करना है, 4 का डबल किया तो 8 आ जाएगा। तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग तो इसका 8 होना चाहिए मास, मगर इसका 8 मास नहीं होता, इसका मेरा मास होता है 9, ठीक, ये एक है। और इसी तरह यहाँ पे एक एक्सेप्शन थी 7 नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में मैंने कहा ये देखो 7 है तो ओड नंबर है, तो 7 का डबल 14, 14 में 1 प्लस किया तो कितना आ जाएगा 15, है ना। तो मगर इसमें इसका क्या कहते हैं, जो मास नंबर है 15 नहीं होता, इसका मास नंबर होता है 14 नाइट्रोजन का, ठीक। उसके बाद मेरा ये आता है, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के बाद मेरा आया ये क्लोरीन। क्लोरीन का मास नंबर 17 है, तो 17 के अकॉर्डिंग 17 का डबल 34, 34 में +1 करेंगे 35, मगर इसका 35 नहीं होता है, इसका होता है 35.5,
35.5 होता है। और ऑर्गन का अगर 18 एटॉमिक नंबर है तो 18 का डबल करेंगे 36 होना चाहिए, मगर ऑर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है। ठीक, मैं यहाँ पे आपको सबके मास लिख के बता देती हूँ, साइड में सबके मास लिख देती हूँ। ठीक, यहाँ पे सबके मास लिख देती हूँ। हाइड्रोजन का मास होता है 1, बेरिलियम का मास होता है, वैसे 8 होना चाहिए बट इसका मास होता है 9। ठीक, इसी तरह नाइट्रोजन का मास मेरा होता है, होना चाहिए इसका 15, मगर होता कितना है 14। ठीक, उसी की तरह मेरा क्या कहते हैं, अब यहाँ पे क्लोरीन आ गया। क्लोरीन का मेरा होता है 35.5। ठीक, और ऑर्गन का कितना होता है, ऑर्गन का होता है मेरा 40 है। ये कुछ एक्सेप्शंस है, बस इन्हें याद करने की जरूरत है, और बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, आप यहाँ इसे नोट कर सकते हो। हाइड्रोजन का 1, बेरिलियम का 9 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5 होता है, आर्गन का 40 होता है। इसका भी मैं याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। देखो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग 1 था, इसमें 2 कम हो गए है ना, तो ऊपर वाले में कम हुआ तो बेरिलियम में 1 नंबर बढ़ गया। ठीक है, बेरिलियम में 1 नंबर बढ़ा। ठीक है, 8 होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 9, तो नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, फिर इसका 15 होना चाहिए तो इसमें 14 हो गया। ठीक, और इसी तरह क्लोरीन का तो याद ही रख लो 35 होता है, 35.5 से आधा नंबर बढ़ता है, और ऑर्गन का भाई 40 ही होता है। ऑर्गन सबसे महान है, नहीं उसने तो सीधा तीर मार लिया, 40 पे चला गया। ठीक, या आप नोट कर लो, इसे लिख सकते हो। नहीं, बस ये एक्सेप्शन थे थोड़े कुछ। देखो मैं दोबारा बता देती हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, उसके बाद बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 होता है, उसके बाद क्या कहते हमारा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, और आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है। और बाकी जो ये बाकी मैंने छोड़े हैं, इनके आप एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर से निकाल सकते हो। अगर ऑड नंबर है तो उनका डबल करके उसमें +1 कर दो, अगर इवन नंबर है तो सिर्फ डबल कर लो। ठीक है, उतना ही उसका मास नंबर होगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इजली याद हो जाएंगे। अब देखो, अब मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको थोड़ा याद करना, अलग अलग से नाम है, हम कैसे याद करें सीक्वेंस वाइज, है ना। मैं इसकी भी आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, बता दूँ, बता देती हूँ। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको साइड में लिख देती हूँ। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। पहले आप, मैं बोलती हूँ, आप पहले लिख लो। हाय, हेलो, लिसन, BBC, न्यूज़ ऑफ फ्रांस, नीदरलैंड, नागालैंड, मलेशिया, ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल्स क्लोज्ड। अरे क्यों चलाया। ठीक, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा। हाय, हेलो, अरे हाय, हेलो, लिसन, BBC, न्यूज़ ऑफ फ्रांस, इसके बाद है नीदरलैंड, नागालैंड, मलेशिया, ऑल सीनियर, ये सीनियर है, पब्लिक स्कूल क्लोज्ड। ठीक है, इतना देख लो। हाय, हेलो, लिसन, BBC, न्यूज़ ऑफ फ्रांस, नीदरलैंड, नागालैंड, मलेशिया और सीनियर पब्लिक स्कूल क्लोज्ड। इसके बाद आता है अरे क्यों चलाया। ठीक,
तो मैं देखो यहाँ से इस सेंटेंस से क्या कर सकते हो, देखो हाई से हाइड्रोजन, हेलो से हीलियम, लिसन से लिथियम, बेरिलियम से हाँ क्या बोल रही हूँ, बेरिलियम से हाई हेलो लिशन, बी से बेरिलियम, फिर दो अगला भी है उससे बोरॉन, देखो हाई हेलो लिशन बी, सी से कार्बन, न्यूज से नाइट्रोजन, ऑफ से ऑक्सीजन, फ्रांस से देखो इसका जो एफ है पहला इससे फ्लोरीन, एन है नीदरलैंड नियॉन, नागालैंड है एन ए तो सोडियम, एम है मलेशिया तो मैग्नीशियम, ऑल है तो एल्युमिनियम, एस सी है तो सिलिकॉन, पी है तो फॉस्फोरस, एस है फिर सल्फर और सी एल है तो क्लोज से क्लोरीन। ठीक, और अरे क्यों चलाया उसके बाद आता है अरे क्यों चलाया। ठीक है, तो देखो अरे से मेरा ए आर से ऑर्गन आ जाता है। ठीक है, ये के है ना, इससे मेरा पोटेशियम आएगा क्योंकि पोटेशियम का सिंबल के होता है, और जो ये चलाया है ना ये मेरा सी ए कैल्शियम आएगा। ठीक है, ये पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। आपके बुक में 18 ही दे रखे हैं, मगर ये पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20। पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं और कैल्शियम को हम सी ए से डिनोट करते हैं। ठीक, वैसे मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, तो मैं वैसे आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन में ये ना सीरी लिख के दे सकती हूँ। हाई हेलो लिशन बी सी न्यूज़ ऑफ फ्रांस, नीदरलैंड, नागालैंड, मलेशिया, ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल्स क्लोज। अरे क्यों चलाया, चलो मेरे साथ सारे बोलो। हाई हेलो लिशन बी सी न्यूज़ ऑफ फ्रांस, नीदरलैंड, नागालैंड, मलेशिया, ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल क्लोज। अरे क्यों चलाया। ठीक, मैं आपको नीचे लिख के भी दे दूँगी, आप अपनी कॉपी में भी लिख लेना। ओके, चलो अब देखो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे थे इसके स्ट्रक्चर्स की आउटर मोस्ट में 8 ही रह सकते हैं। देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का हमारा एटम है। तो देखो इसमें क्या हो रखा है, देखो ये हमारा हाइड्रोजन का एटम है, तो इसमें क्या हो रखा है, बीच में तो ये न्यूक्लियस है, और मैंने क्या कहा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे 1 ही रहेंगे। ठीक है, और फर्स्ट सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 रह सकते हैं, मगर इसमें 1 है तो ये 1 हो गया। ठीक, उसके बाद आता है हमारा हीलियम। नहीं, ये हीलियम का एटम है, तो इसमें ये बीच में ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और जो इसका ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में इसका एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम में, हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर है 2, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2 भरे जा सकते हैं, तो इन्होंने 2 भर लिए, एक यहाँ है एक यहाँ है मेरा। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद आता है मेरा लिथियम, उसके बाद आता है मेरा लिथियम। लिथियम का ये मेरा न्यूक्लियस, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसीलिए इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, तो अब इनको 1 इलेक्ट्रॉन और इनको भरना है कहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, नए सेल में इन्होंने 1 अपना इलेक्ट्रॉन भर लिया। ठीक, फिर उसके बाद बेरिलियम का आता है। बेरिलियम का देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 4 ही होंगे, है ना। तो ये न्यूक्लियस मेरा फर्स्ट सेल में इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, और कितने बच गए 2 और बच गए, तो इन्होंने सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 4 हो गए 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद देखो ये मेरा आता है बोरॉन का। ठीक, बोरॉन में क्या है, हम बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 5 होंगे। तो फर्स्ट सेल में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ये तो इसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वैसे 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो इसमें कितने टोटल इनका मगर कितना है 5, तो इन्होंने 2 भर दिए, कितने बचे 3 बचे, तो इन्होंने सेकंड सेल में भर दिया 1 2 3। ठीक,
इसी तरह कार्बन भी है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इसको इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। बीच में न्यूक्लियस, फर्स्ट ये न्यूक्लियस हो गया मेरा, और ये न्यूक्लियस है मेरा, और इसमें फर्स्ट सेल में इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन भरे और सेकंड सेल में इन्होंने कितने बच गए, 6 में से 2 गए तो 4 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो इन्होंने सेकंड सेल में भर दिए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो थर्ड, अब आता है मेरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे और कितने बच गए 5, तो सेकंड सेल में बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक, इसी तरह मेरा ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और जितने बच गए 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो उन्होंने सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 9, तो ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन भरे और बाकी कितने बच गए 7, तो सेकंड सेल में इन्होंने 7 भर दिए। ठीक, उसके बाद आता है मेरा नियोन। देखो नियोन में क्या हुआ, फर्स्ट नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, बताओ 10, एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 10। फर्स्ट सेल में 2 भर दिए, बाकी कितने बचे 8, तो सेकंड सेल में हमने 8 भर दिए। अब देखो मैंने क्या कहा था, आउटर मोस्ट सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब वो मतलब अब उसको दूसरा अपना सेल बनाना है। ठीक है, तो इससे पहले जो ये हमने हीलियम देखा था ना, हीलियम, ये नियॉन, देखो इसमें इसका फर्स्ट सेल था तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो ये अब स्टेबल हो गया। ठीक है, इसके देखो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके 2 ही हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह आ गए। और मगर जो नियॉन है इसके भी क्या कहते हैं, सेकंड सेल में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। देखो बस एक हीलियम ही है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब पर भी स्टेबल हो जाता है। बाकी नियॉन है जो नियॉन का क्या कहते हैं सब, और बाकी सब में अब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होने चाहिए। इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्टेबल हो गया। ये नोबल गैसेस होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, जिनके आउटर मोस्ट सेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नोबल गैसेस होते हैं। बस एक एक्सेप्शन है हीलियम, हीलियम का आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो तब पर भी फुली फिल्ड है ना, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ये भी हमारा नोबल गैस होता है। ठीक, अब आता है सोडियम की बारी। ठीक, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इन्होंने 2 इसमें भर दिए फर्स्ट सेल में, फिर 8 सेकंड सेल में भी भर दिया, और 8 से ज़्यादा तो भरे नहीं जा सकते सेकंड सेल में, तो इन्होंने क्या किया, थर्ड सेल लिया जिसमें इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो टोटल इनके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 11 हो गए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इन्होंने फर्स्ट सेल में 2 भरा, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने बच गए, अब 2 बच गए, तो इन्होंने 2 भर दिए थर्ड सेल में। ऐसे एल्युमिनियम, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, इसका एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, तो 10 हो गए, कितने बच गए 3, तो 3 इन्होंने दूसरे वाले सेल में भर दिए थर्ड सेल में। ऐसे ही सिलिकॉन में 14 होता है, तो 10 एलिमेंट, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन भरे, टोटल 10 हो गए, कितने बच गए 4, तो इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले सेल में भर दिए। इसी तरह फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, क्या कहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन सबसे थर्ड सेल में भर देते हैं, है ना, और अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो 15 हो गए। उसके बाद आता है मेरा सल्फ़र। सल्फ़र में भी सल्फ़र का कितना होता है 16, तो इन्होंने क्या कहते हैं 2 और 8 तो भर रख दिए, तो कितने बच गए 6 बच गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्होंने थर्ड सेल में भर दिए। इसी तरह क्लोरीन का भी कितना एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, कितने बच गए 7, तो इन्होंने थर्ड सेल में 7 भर दिया। और उसके बाद आता है मेरा आर्गन। आर्गन का कितना होता है 18, फर्स्ट सेल में 2 भरे, सेकंड सेल में 8 भरे। अब देखो 2 8 10 हो गए, कितने बचे 8 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो 8 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो इन्होंने लास्ट वाले सेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो इनके भी आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल मतलब जो सबसे बाहर सेल उसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो मतलब ये दोनों नोबल गैसेज हैं। और जो ये मेरा हीलियम था इसमें मैंने बताया इसमें ये 2 होता है, क्योंकि देखो इसका ये साइज इतना छोटा है तब पर भी पूरा फिल है, तो इसीलिए जो ये सेल है हमारा, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं जो कि भर गए, तो इसीलिए ये हमारे ये तीनों हमारे कौन से हैं, नोबल गैसेज भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट सेल हैं वो पूरे फिल है, जितने होने चाहिए उतने ही हैं। ठीक,
अब देखो, इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक करा दिया, इसके आगे मैं आपको वैलेंसी बताऊँगी, वैलेंसी क्या होती है। ठीक, बहुत इजी तरीके से बताऊँगी वैलेंसी क्या होती है, किसकी क्या होती है, एकदम इजी तरीके से बताऊँगी। ठीक है, और निकालना याद आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैलेंसी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम इजी तरीके से मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, उसके बाद हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब कुछ देखेंगे। अभी हमें थर्ड चैप्टर में भी बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये तो मैं सीरीज़ वाइज बता रही हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको वैलेंसी बताऊँगी क्या होता है। तब तक जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक आप ये मैंने आपको बताया ये पूरा, ये आप याद करके आओगे अच्छे से। ठीक है, और मैंने बता दिया है इनको कैसे लिखना है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इनका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी कि कैसे लिखना है। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया हो, सब कुछ समझ आया हो, प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कमेंट का रिप्लाई हमेशा ज़रूर करती हूँ। और क्या कहते हैं, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इस चैनल पे नए हो, और अगर आपको दोस्तों को भी समझना हो तो वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।